द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है नए राज्यों का गठन, पुनर्गठन तथा नाम और सीमा परिवर्तन। नए राज्यों का गठन, पुनर्गठन तथा नाम और सीमा परिवर्तन। भारतीय संविधान ने राज्यों की सीमाओं और संरचना को स्थायी नहीं माना है, बल्कि राष्ट्रीय, प्रशासनिक, सामाजिक और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार उनमें परिवर्तन की व्यवस्था की है। इस विषय का मुख्य संवैधानिक आधार संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 2, 3 और 4 में मिलता है। अनुच्छेद 2 संसद को ऐसे नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश देने या स्थापित करने की शक्ति देता है जो पहले से भारत के संघ का हिस्सा नहीं है। अनुच्छेद 3 मुख्य रूप से भारत के मौजूदा राज्यों के गठन, पुनर्गठन, क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन से संबंधित है। संसद किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके नया राज्य बना सकती है। संसद दो या अधिक राज्यों अथवा राज्यों के भागों को मिलाकर नया राज्य बना सकती है। संसद किसी राज्य के किसी भाग को किसी अन्य राज्य के साथ मिलाकर नया राज्य गठित कर सकती है। संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है। संसद किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है। संसद किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत इन परिवर्तनों के लिए संसद में विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि प्रस्ताव किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम को प्रभावित करता है, तो राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उसके विचार जानने के लिए भेजता है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल को अपना मत देने के लिए निश्चित समय दे सकता है और आवश्यकता होने पर इस अवधि को बढ़ा सकता है। राज्य विधानमंडल की राय लेना आवश्यक है, लेकिन उसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। संबंधित राज्य विधानमंडल प्रस्ताव का विरोध करे तब भी संसद संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करके परिवर्तन कर सकती है। इस व्यवस्था के कारण भारतीय संघ में राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता अमेरिकी संघ जैसे संघों की तुलना में संसद के समक्ष पूर्णतः परिवर्तनीय नहीं है। राज्य विधानमंडल द्वारा दी गई राय संसद पर बाध्यकारी नहीं होती। राज्य विधानमंडल की राय प्राप्त होने के बाद संसद मूल प्रस्ताव में परिवर्तन भी कर सकती है। संसद द्वारा विधेयक में बाद में किए गए प्रत्येक संशोधन पर संबंधित राज्य विधानमंडल से दोबारा राय लेना संवैधानिक रूप से आवश्यक नहीं माना गया है। अनुच्छेद 3 के प्रयोजन के लिए राज्य शब्द में कुछ संदर्भों में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल होते हैं, लेकिन इसके परंतुक में राज्य का अर्थ केंद्र शासित प्रदेश को शामिल नहीं करता। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों के परिणामस्वरूप आवश्यक संवैधानिक समायोजन की अनुमति देता है। ऐसे कानून द्वारा पहली अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं, क्योंकि पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण होता है। ऐसे कानून द्वारा चौथी अनुसूची में भी आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं, क्योंकि यह राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। संसद पूरक, आनुषंगिक और परिणामी प्रावधान भी कर सकती है ताकि पुनर्गठन को व्यावहारिक रूप से लागू किया जा सके। इन प्रावधानों में संसद और राज्य विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं भी शामिल हो सकती हैं। अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाया गया ऐसा कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं माना जाता। इसलिए नए राज्य के गठन, राज्य के पुनर्गठन, सीमा परिवर्तन या नाम परिवर्तन के लिए सामान्यतः अनुच्छेद 368 वाली विशेष बहुमत प्रक्रिया आवश्यक नहीं होती। ऐसा विधेयक संसद के साधारण विधायी बहुमत अर्थात उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। भारत में राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया में संसद अंतिम विधायी प्राधिकारी है, लेकिन विधेयक की शुरुआत राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की संवैधानिक शर्त के अधीन होती है। 1953 में मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्र राज्य का गठन स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर राज्य निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण घटना थी। राज्यों के व्यापक पुनर्गठन के अध्ययन के लिए 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसमें के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू सदस्य थे। आयोग की सिफारिशों और अन्य विचारों के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू हुआ। सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के साथ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने राज्यों की तत्कालीन व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किया। भाषा
राज्य पुनर्गठन का महत्वपूर्ण आधार रही, लेकिन प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक व्यवहार्यता, राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय आकांक्षाएं और सुरक्षा जैसे कारक भी राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण रहे हैं। 1960 में तत्कालीन बंबई राज्य का पुनर्गठन करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। 1963 में नागालैंड राज्य अस्तित्व में आया। 1966 में पंजाब के पुनर्गठन से हरियाणा का गठन हुआ और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा पूर्ण राज्य बने। 1975 में सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को राज्य का दर्जा मिला। 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल और बिहार से झारखंड का गठन किया गया। उत्तरांचल का नाम 2007 में बदलकर उत्तराखंड किया गया। 2014 में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन से तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करके जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। राज्य का केवल नाम बदलने के लिए भी अनुच्छेद 3 की संवैधानिक प्रक्रिया लागू होती है। उड़ीसा का नाम 2011 में उड़ीसा और उसकी भाषा का नाम उड़िया से ओडिया किया गया। मद्रास राज्य का नाम 1969 में तमिलनाडु किया गया। मैसूर राज्य का नाम 1973 में कर्नाटक किया गया। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीप समूह का नाम 1973 में लक्षद्वीप किया गया। नए राज्य की मांग अपने आप में राज्य निर्माण का संवैधानिक अधिकार नहीं देती, अंतिम निर्णय संसद की विधायी प्रक्रिया से होता है। किसी राज्य के भीतर जनमत संग्रह कराना अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य निर्माण या सीमा परिवर्तन की अनिवार्य संवैधानिक शर्त नहीं है। बेरोबारी संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारत के क्षेत्र को किसी विदेशी देश को सौंपना केवल अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। विदेशी राज्य को भारतीय क्षेत्र के हस्तांतरण के लिए संविधान संशोधन आवश्यक माना गया और इसी संदर्भ में 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आंतरिक राज्य पुनर्गठन और विदेशी देश को भारतीय क्षेत्र का हस्तांतरण संवैधानिक दृष्टि से अलग प्रक्रियाएं हैं। अनुच्छेद 3 भारतीय संघवाद की एक विशिष्ट विशेषता दर्शाता है, क्योंकि संसद राज्यों की सहमति के बिना भी उनकी सीमाओं, क्षेत्र और नाम में परिवर्तन कर सकती है। राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है, संबंधित राज्य से राय लेना आवश्यक है, राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है, संसद राज्य की राय से बाध्य नहीं है और अनुच्छेद 368 की विशेष बहुमत प्रक्रिया आवश्यक नहीं है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकादमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।